श्वेता अपने घर से निकली और पूरे रास्ते बेचैन ही रही। दरअसल वो अपने बचपन की सखी शिमिखा से हमेशा की तरह मिलने और उसके हालचाल पूछने जा रही थी। पर श्वेता बखूबी जानती थी कि वो शिमिखा से मिलने जा तो रही है, पर बातें तो वही होनी हैं जो पिछले हफ्ते हुई थी और उससे पहले भी हुई थी। श्वेता का चेहरा देखते ही शिमिखा एक सेकेंड तक बर्बाद नहीं करेगी और पूरे समय बस इसी बात का ही रोना रोती रहेगी कि हाय रे, ये कैसी जिंदगी है मेरी। आग लगे इस जिंदगी को। मैंने सबके लिए ये किया वो किया, मैंने इसको आगे बढ़ने की सीढ़ी दी, पर आज कोई मदद करने वाला नहीं है। गिनती रहेगी कि ये नहीं वो नहीं। श्वेता जानती थी कि यह जबरदस्ती की पीड़ा खुद शिमिखा ने ही पाल पोस कर अमर बेल जैसी बना दी है। काश शिमिखा अपनी आशा और उमंग को खाद पानी देती तो आज भी उसके जीवन का हर कष्ट बस कोई हल्की समस्या ही रह जाता और एक प्रयोग की तरह शिमिखा उसके दर्द से भी पार हो जाती। मगर शिमिखा ने तो अपनी सोच को इतना खराब कर दिया था कि समय, शरीर और ताकत सब मंद पड़ रहे थे। सहेली थी, इसलिए श्वेता की मजबूरी हो जाती थी कि उसकी इन बेसिर पैरों की बातों को चुपचाप सुनती रहे। आज भी वही सब दुख दर्द। श्वेता ने यह सोचकर एक ठंडी आह भरी और उसको तुरंत 2 दशक पहले वाली वो शिमिखा याद आ गई। तब शिमिखा 30 बरस की थी। कैसा संजोग था कि शिमिखा का हर काम आसानी से हो जाता था। अगर उसको लाख रुपए की ज़रूरत भी होती तो परिचित और दोस्त तुरंत मदद कर देते थे। श्वेता को याद था कि कैसे शिमिखा रौब से कहती फिरती, श्वेता, मेरे भाग्य में सब बढ़िया ही लिखा है। कुछ तो है मेरे व्यक्तित्व में, ऐसा है कि हर काम बन जाता है और ज़िंदगी मस्त चल रही है। मगर श्वेता सब जानती थी कि यह पूरा सच नहीं था। असलियत यह थी कि शिमिखा आला दर्जे की चालक हो गई थी। उसने 5 सालों में ऐसे अमीर, बिगड़ैल और इकलौती वारिस संतानों को खूब दोस्त बनाकर अपने माया जाल में ऐसा फंसाया था कि वो लोग शिमिखा के घर को खुशी और सुकून का अड्डा मानकर चलने लगे थे। श्वेता सब जानती थी कि कैसे परपंच करके शिमिखा ने लगभग ऐसे ही धन कुबेर 10-12 दोस्तों से बहुत रुपये उधार ले लिए थे और शान से कहती थी कि जिनसे पैसा उधार लिया है वो सब अब देखना कैसे जीवन भर मेरे इर्द गिर्द चक्कर काटते रहेंगे। श्वेता जब आश्चर्य करती तो वो कहती, तुम तो नादान हो, देखती नहीं कि यह सब काम किस तरह अकेलेपन के मारे हैं बेचारे। ले देकर इनको मेरे ही घर पर आराम मिलता है। मगर श्वेता शिमिखा की यह सब दलीलें सुनकर बहुत टोकती। बस घूमने फिरने और महंगे शौक पूरे करने का दिखावा बंद करो शिमिखा। आखिर दोस्त भी कब तक मदद करते रहेंगे। श्वेता की समझाई बात पर शिमिखा हंस देती थी और कंधे झटक कर कहती, श्वेता, मेरी दोस्ती तो ये लोग तोड़ ही नहीं सकते हैं। देखो, मैं यहाँ नगर निगम की कर्मचारी हूँ, मेयर तक पहुँच है मेरी, मैं सबके बहुत काम की हूँ, वगैरह वगैरह। और फिर यह सुनकर श्वेता खामोश हो जाती थी। पर कहते हैं ना, समय एक समान नहीं रहता। आखिर समय ने रंग दिखा ही दिया। शिमिखा का अपने पति से अलगाव हो गया और उसकी इकलौती बेटी गहरे अवसाद में आकर पहले तो बहुत बीमार रही। कहाँ कहाँ नहीं गई शिमिखा, किस किस अस्पताल के चक्कर नहीं लगाए, पर कोई लाभ नहीं हुआ। फिर एक दिन बेटी कोमा में चली गई, लेकिन अभी और परीक्षा बाकी थी। एक दिन शिमिखा का नगर निगम में ऐसा विवाद और कानूनी तकरार हुआ कि वो विवाद हफ्तों और महीनों तक लंबा खींच गया और उसे महज 50 वर्षों की उम्र में नौकरी से त्याग पत्र देना पड़ा। आज वो बीमार बेटी को संभाल रही थी, पर कोई पुराना मित्र या परिचित उससे मिलने तो दूर, उसे मोबाइल फ़ोन पर संदेश तक भी गलती से नहीं भेजता था।
यह सब सोचती सोचती श्वेता अब शिमिखा के घर पर पहुंच चुकी थी और वो बाहर गमलों को पानी देती हुई मिल गई। श्वेता के मुंह से निकल पड़ा, वाह खूबसूरत फूल। यह सुन शिमिका फट बोल पड़ी, हाँ, जान पहचान वालों ने तो मुझको बस कैक्टस और कांटे ही दिए, फिर भी कुछ फूल कहीं मिल ही गए। और फिर पाइप से बहते पानी से अधिक आंसू उसके आंखों से बहने लगे और वो बस बेचारी और कमजोर इंसान बनकर हर परिचित को धारा परवाह बुरा भला कहने लगी। तब श्वेता ने कहा, शिमिखा, यह जो दुख है ना, हमारी उस याददाश्त की देन है जो खराब बातें ही याद दिलाती है तुमको। यह वर्तमान नहीं बल्कि अतीत है जो रुलाकर समय से पहले इतना कमजोर किए दे रहा है। बार बार लोगों को याद करके बुरा भला मत कहो। अच्छे लोगों की कीमत तब तक कोई नहीं जानता जब तक वो हमारे व्यवहार से आहत होकर दूर जाने ना लगे। हमारे जीवन में कुछ सुकून की जो सांस चल रही होती है वो इन सद्गुणी लोगों के कारण ही होती है। तुम एक बार याद तो करो कि तुमको कितने सहयोगी दोस्त एक के बाद एक मिलते रहे। शिमिखा कुछ बोली नहीं, बस चुपचाप सुनती रही। श्वेता बोलती गई, शिमिखा, कई लोगों तो दशकों बिता देते हैं और संजोग से मिल रहे हितैषियों से भरपूर लाभ भी लेते रहते हैं, पर वो लापरवाह भी हो जाते हैं। वह अपनी उस खुशकिस्मती या उन मित्रों की अहमियत पर कभी ध्यान नहीं देते हैं जिनकी वजह से उनकी खुशी और आनंद आज अस्तित्व में है। और सच कहा जाए तो वो ही उनका सब कुछ है। कैसी विडंबना है कि आदमी इतना संकीर्ण हो जाता है कि वह सबसे पहले उसी अनमोल खजाने को बिसरा देता है। मैंने सबके लिए कितना किया, शिमिखा गुस्से और नाराजगी से बोली। रमा को हर हफ्ते मेयर की पार्टी में ले जाती थी और निधि को तो सरकारी ठेके दिलवाए। उस उमा को तो नगर निगम के विज्ञापन दिलाकर उसकी वो हल्की फुल्की पत्रिका निकलवा दी। सबका काम किया था मैंने, पर आज कोई यहाँ झांकता तक नहीं। नहीं शिमिखा, यह निहायत ही एक तरफा सोच है तुम्हारी। यह संकुचित सोच भी किसी अपराध से कम नहीं है, क्योंकि ऐसे नकारात्मक सोचने वाले अपने दिमाग को सच्चाई से बिल्कुल अलग कर लेता है। शिमिखा यह सुनकर तमतमाता हुआ चेहरा करके मुंह बनाने लगी, पर श्वेता निडर होकर बोली, तुम पूरी बात याद करो। तुम कह रही हो कि रमा को तुम दावतों में ले जाती थी, पर उसके एवज में रमा की एक कार हमेशा तुम्हारे पास ही रही और तुमने रमा की नर्सरी से लाखों के कीमती पौधे मुफ्त में लिए, याद करो। शिमिखा को वो सब याद आ गया और वो अपने होंठ काटती हुई कुछ कुछ विनम्र हो गई। निधि को तुमने जुगाड़ करके ठेका दिलवाया। हाँ, पर तुम्हारे घर पर कोई भी आयोजन होता था तो निधि की तरफ से मुफ्त कैटरिंग होती थी। बोलो, सच है या नहीं? ओह हाँ हाँ, कहकर शिमिखा चुप हो गई। मगर अब श्वेता बिल्कुल चुप नहीं रही। वो बोली, उमा की पत्रिका में तुम्हारी बेटी की कविता छापना जरूरी था। इतना ही नहीं, तुमने उमा की पत्रिका को अपने ही एक प्रिय पार्षद का प्रचार साधन भी बनाया। याद आया कि नहीं? जरा ठीक से याद करो। हाँ कहकर शिमिखा कुछ उदास हो गई थी। श्वेता को लगा कि उसे कहीं पार्क या किसी खुली जगह में चलने को कहना चाहिए। आखिर श्वेता भी इंसान थी और शिमिखा को उदास देखकर उसका मन भी खुश नहीं रह सकता था। श्वेता ने उसके जीवन का हर रंग देखा था। शिमिखा और उसने कितना समय साथ गुजारा था। श्वेता ने कहा, शिमिखा, अभी तो मेड काम कर रही है, वो बेटियों को भी देखती रहेंगी। चलो हम पास वाले पार्क तक चहलकदमी कराते हैं। शिमिखा के लिए श्वेता सब कुछ थी, बहन, दोस्त, हितैषी, सब कुछ। इसलिए वो तुरंत मान गई और उसके साथ चल दी। घर की चार दीवारी से पार होते ही शिमिखा को कुछ अच्छा सा लग रहा था। वो आसपास की चीज़ों को गौर से देखती जा रही थी। पार्क पहुंचकर दोनों आराम से एक बेंच पर बैठ गई।
शिमिखा वहां पर उड़ रही तितली को यहाँ वहां देखने लगी। श्वेता को अब लगा कि आज शिमिखा को सब याद दिलाना ही चाहिए ताकि वो अपनी सोच को सही और संतुलित करके सकारात्मक ढंग से विचार कर सके और खुद भी किसी पागलपन जैसी बीमारी को शिकार ना हो जाए। शिमिखा को उम्र के इस मोड़ पर मानसिक रूप से सेहतमंद होना जरूरी था। श्वेता यह सोच ही रही थी कि शिमिखा अचानक अपने पति वरुण का जिक्र करते हुए बुरा भला कहने लगी, उनकी पुरानी गलतियां बताकर शिकायतें करने लगी। पर श्वेता ने उसे बीच में ही फिर टोक दिया और जोर देकर कहा, शिमिखा, अगर तुम्हारे पति प्राइवेट स्कूल में शिक्षक ना होकर कोई बढ़िया नौकरी कर रहे होते तो तुम इतना रौब दिखाती उनको? जरा ईमानदारी से याद करो शिमिखा, तुम उनकी सारी तनख्वाह ले लेती और अपने ढंग से कहीं प्लॉट खरीद लेती और लोन की किस्तें वरुण जी के वेतन से चुकाई जाती। वो कुछ कहते तो तुम अपना रौब दाब दिखाने लगती थी। तुम एक सरल और सच्चे इंसान को हौले हौले मंदबुद्धि बना दिया। वो तुम्हें ही नहीं, यह शहर भी छोड़कर चले गए। लेकिन आज वो आनंद से हैं, अकेले हैं और समाज की सेवा में बहुत खुश है। शिमिखा चुपचाप सुनती रही, उससे कोई जवाब देती ही नहीं बन रहा था। श्वेता आगे बोली, शिमिखा, याद है बस एक बार तुम उनको अपने मेयर साहब से सिफारिश करके नगर निगम का कोई सम्मान दिलवा लाई थी, जबकि वरुण जी तो चाहते ही नहीं थे कि उनको कोई मान पत्र दिया जाए। पर तुमने कितना भौंडा प्रदर्शन किया। मुझे तो वरुण जी का चेहरा याद आता है कि वो तुम्हारे इस दिखावे के शोर शराबे और प्रदर्शन से कितने आहत हो गए थे। वो यही सोचते कि एक सरल जीवन कैसे जिया जा सकता है, पर तुम तो ना जाने किस लत में पड़ गई थी कि यहाँ की गोटी वहाँ फिट कर दो, इसके आगे कर दो, उसको पीछे करो, इससे इतना रुपया ऐंठ लो। ना जाने क्या सनक थी तुमको। तुम ऐसा क्यों करती थी शिमिखा? कितनी ही बार वरुण जी कोशिश करते करते हार गए कि तुम्हारा यह दंभ, अहंकार और झूठे पाखंड किसी तरह कम हो जाए। पर एक बूंद के बरसने से ज्वालामुखी कहाँ शांत होता है। तुम तो पूरी महफिल में सरेआम ना जाने क्या से क्या बोल जाती। तुम हमेशा वरुण जी के ड्रेसिंग सेंस का मजाक उड़ाया करती और उनके पहने हुए लिबास को बदलवा कर दोबारा तैयार होने को कहती थी। वो कितना दुखी हो जाते, पर तुमको तो बस दिखावा ही चाहिए था। तुम उनके अच्छे कपड़ों पर ऐसे टिप्पणी कर देती थी कि यह देखे मैं खरीद कर लाई हूँ, यह मेरी पसंद की जीन्स है। बेचारे कितना झेप जाते थे, पर तुमको कुछ समझ नहीं आता था। वरुण जी तुम्हारे साथ बहुत असहज होने लगे थे। वो कई बार ऐसे लगते जैसे किसी कैद खाने में घुट रहे हैं। बस एक दिन उन्होंने फैसला कर लिया होगा कि चाहे किसी जंगल में खुशी खुशी रह लेंगे, पर तुम्हारी इस झूठ से भरी हुई नौटंकीशाला में कतई नहीं। और शिमिखा, तुम्हारी आंखों में तो कितने पर्दे पड़े थे। तुमको अपनी जुगाड़ वाली कूटनीति के चश्मे से यही दिखता था कि वरुण जी से लेकर सब परिचित बस एक तुम्हारी ही छत्र छाया में सुकून से है। शिमिखा यह सब ऐसे सुन रही थी मानो उसके खिलाफ कोई झूठा मुकदमा चलाया जा रहा हो। श्वेता धारा प्रवाह बोलती गई, शिमिखा, पता है तुम जब तक उनके सामने नहीं होती थी वो जिंदगी का आनंद लेते, पर तुम दफ्तर से आती और वो सकपका से जाते। तुम जैसे कोई तबाही बन गई थी उनके लिए। हम लोग कितना संकेत करते रहे, पर तुम इतनी जोरदार और भारी आवाज़ में हमारी हर बात काट दिया करती थी कि यह सब कहते कहते जब श्वेता जरा देर के लिए चुप हो गई तो शिमिखा बोल पड़ी थी, श्वेता, तुम तो आज मुझे दोस्त ही नहीं लग रही हो। हद करती हो तुम। वरुण के परिवार को गोवा तक घुमाने ले गई, वो भी सरकारी खर्च पर। ऐसा शाही भरमन उनके बस की बात ही नहीं थी श्वेता। नहीं शिमिखा, तुम फिर एक तरफा सोच रही हो। वो परिवार बहुत सादगी पसंद है।
तुम्हारी चालें, तुम्हारे दांव पेच वो नहीं जान सके कभी। तुम अपनी ननद और नंदोई का जिद करके उनकी मर्जी के विरुद्ध गोवा ले गई। उससे पहले ही तुमने इस बात का हर जगह इतना प्रचार कर दिया था कि सुन सुनकर वरुण जी शर्मिंदा हो जाते थे, मानो वो कोई फकीर है और तुमने उनको और उनके गरीब परिवार को शाही जीवन उपहार में दिया है। पर तुम्हें यह सब कभी समझ नहीं आया, तुम्हें याद भी नहीं, पर तुम्हारे ननद नंदोई गोवा जाकर बहुत परेशान हो गए थे। तुमसे कहना चाहते थे, पर तुम तो अपने प्रभाव और अपनी रौब के खोल में बंद रहती थी। तुमने एक बार भी उन दोनों का मन नहीं जाना। पर यह बात तुम्हारी ननद ने अपने भाई यानी वरुण जी से कही कि वहाँ इतने छिछोरे लोगों के साथ तुमको उनको पल पल कितना विचलित किया। वो दूसरे दिन लौट जाना चाहते थे, पर तुमने उनको दबाव में रखकर पूरा सप्ताह जैसे उनका मानसिक शोषण कर दिया था। शिमिखा, वो सरल लोग हैं, इतना छल कपट दिखावा उनके बस की बात नहीं है। लेकिन तुम तो गोवा से लौटकर भी अपनी उदारता का बखान करती रही कि ननद नंदोई को घुमा लाई वगैरह वगैरह। पर आज देखो, तुम्हारे ननद और नंदोई अपने मेहनत के बल पर कितने सफल उद्योग चला रहे हैं, कितनों को रोटी दे रहे हैं, और तुम उन पर ऐसे अपना सिक्का जमाने की कोशिश करती थी। शिमिखा, वरुण जी हो या उनके बहन बहनोई, वह सब मुझसे बहुत प्रेम रखते हैं, मगर मैं आज भी बस तुमसे ही लगाव रखती हूँ, स्नेह रखती हूँ, क्योंकि एक ज़माने में तुम्हारे पापा ने मेरी 1 साल की स्कूल फीस जमा कराई थी। शिमिखा, मेरे पास सबकी खबर है, पर मेरा मन हमेशा तुझसे ही जुड़ा रहेगा। मैं सदैव तुम्हारी ही भलाई चाहती हूँ, कहकर श्वेता चुप हो गई। शिमिखा यह सुनकर एकदम खामोश हो गई, फिर बोली, श्वेता, एक एक बात सच कह रही हो। मैं जल्दी मालदार बनना चाहती थी और अमीरों की कमजोरी भांपकर उनका काम करवाकर रुपया मांग लेती थी, पर आज लगता है कि शायद मेरी यह फितरत सब भांप गए और मुझसे दूर होने लगे। सच श्वेता, अगर मैं यह परपंच वगैरह ना करती तो कम पैसा होता, पर कितनी खुशी होती और कितने अपने मेरे साथ होते। आज बस तुम ही हो जो मेरा साथ निभा रही हो। अब तुम देखना, मैं वादा करती हूँ कि अपनी सोच बदल दूंगी। मैं निस्वार्थ लोगों की मदद करूँगी। बेटी जल्दी ठीक हो इसकी कोशिश नए सिरे से करूँगी। कोई मदद मांगने आए तो गुप्त दान करूँगी। कहते हुए शिमिखा का गला भर आया और वो किसी तरह अपने आंसू रोकने लगी। हाँ शिमिखा, यह ही सही रहेगा। आखिर ऐसी समुचित मानसिक स्थिति होगी तो फिर किसी भी हाल में तुम्हारा बुरा कैसे संभव है। अब तुम इसी पल से अपने को बदल कर रख दो। कुदरत का भी अपना एक अटल कानून है, वह अच्छे लोगों से मिलवाती रहती है, मगर जब हम उन सहयोगी जनों को बार बार नज़रअंदाज करते हैं तो वो हमसे दूर चले जाते हैं और संसार की कोई भी ताकत उनको वापस नहीं बुला सकती है। इस मामले में किसी की सिफारिश भी काम नहीं आती। इसमें किसी भी रिश्वत का आदान प्रदान नहीं होता है। इस अच्छे संबंध को आप बाजार से नहीं खरीद सकते हैं और चाहकर भी इसे आप किसी को दे नहीं सकते हैं। अब यह पूरी तरह से हम सबके ऊपर ही तो निर्भर करता है कि हम जैसा चाहे इस अच्छी संगति को अंत दे सकते हैं। हाँ श्वेता, सच कहा तुमने। इस जीवन को खुशियों से संपन्न करने के लिए मुझको ही यह जिंदगी सफल करनी पड़ेगी। इस जीवन के अंदर समझदारी से आगे बढ़ना होगा। हाँ शिमिखा, कहते हुए श्वेता की आंखों में शिमिखा की आंखों से टकराती इंद्रधनुषी आभा प्रतिबिंबित होने लगी। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।